Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर खांसी से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी ठंड लगते ही खांसी शुरू हो जाती है और ये खांसी काफी दिनों तक चलती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, खांसी दो तरह की होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। दोनों में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान, क्योंकि इनके होने की वजह एकदम अलग अलग है। आज के एपिसोड पे डॉक्टर से जानेंगे सर्दियों में लगातार जोरदार खांसी की समस्या क्यों होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी में क्या फर्क है, क्या कुछ ऐसा है कि इनमें से एक ज्यादा खतरनाक है, दूसरी कम है, ज्यादा नुकसानदेह है, एक दूसरी कम नुकसानदेह है। ये दोनों किन वजहों से होती है ये भी जानेंगे और इसका बचाव और इलाज क्या है, सुनिए। बेसिकली सर्दियां आते ही हवा खुश्क हो जाती है और सर्द हो जाती है। ठंडी हवा, ड्राई एयर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर करती है एलर्जीज को। जब भी आपके गले में एलर्जी होगी तो आपको हल्का सा खुश्की का एहसास होगा, खुजली का एहसास होगा और लगातार खांसी आते चले जाती है। दूसरा, सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन कॉमन है, जिसकी वजह से भी सूखी खांसी होती है। बाकी अगर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम पहले से है, अगर आपको निमोनिया की प्रॉब्लम पहले से है, तो गीली खांसी भी सर्दी में ज़्यादा बिगड़ जाती है। सूखी खांसी हम उस खांसी को कहते हैं जिसके अंदर बलगम नहीं आते हैं, बहुत ही मिनिमल सा बलगम आता है। जबकि गीली खांसी हम उसको कहते हैं जिसमें खांसी के साथ लगातार सफ़ेद या पीला बलगम निकलते रहता है। सफ़ेद बलगम का मतलब मोस्ट ऑफ द केस में एलर्जी होती है, जबकि पीले बलगम का मतलब मोस्ट ऑफ द केस में इन्फेक्शन होता है। सूखी खांसी और गीली खांसी के कारण अलग अलग होते हैं। सूखी खांसी का कारण मोस्ट ऑफ द केस में एलर्जी होती है, या गले की मैकेनिकल इरिटेशन होती है, या आपको साइनस की प्रॉब्लम हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर मोस्ट कॉमनली इस वेदर में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आपको पहले से एस्थमा है तो एस्थमा भी इस मौसम में बिगड़ के सूखी खांसी पैदा कर सकता है। जबकि गीली खांसी के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन है बैक्टीरियल निमोनिया, जो कि सर्दियों में अगेन कॉमन है। दूसरा कॉमन कारण है टीबी, जो सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा उभर के सामने आता है। और तीसरा कारण है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है तो साइनस से बलगम गले में गिरता है, वो भी खांसी पैदा करता है, उस बलगम को बाहर निकालते रहते हैं, जिससे कि लगातार खांसी की समस्या बनी रहती है। बचाव करने का तरीका सूखी खांसी से ये है कि आप हर साल अपने डॉक्टर की सलाह के बाद फ्लू वैक्सीन लगाते रहें। कोशिश करें गर्म पानी की स्टीम रेगुलर लेते रहें, जिससे आपके गले में ड्राइनेस ना आए। गर्म पानी के गार्गल भी बहुत ज़रूरी हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आप अगर मास्क पहन के बाहर जाते हैं तो आपके गले की एलर्जी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। गीली खांसी से बचने के लिए भी आपको निमोनिया के वैक्सीन अगर आप उस एज ग्रुप में हैं तो ज़रूर से लगवाने चाहिए। अगर आपको लक्षण आते हैं गीली खांसी के और पीले बलगम के, तो डॉक्टर की सलाह से आपको टाइमली एंटीबायोटिक शुरू करनी चाहिए, जिससे आपका निमोनिया बिगड़े ना। अब समझे गीली और सूखी खांसी में एग्जैक्टली फर्क क्या है। दोनों के होने के पीछे वजह अलग है। अब जरूरी नहीं है कि आपको अगर गीली खांसी है तो ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा नुकसानदेह है, या फिर सूखी खांसी हो रही है तो ये ज्यादा खतरनाक है। दोनों ही केस में अगर खांसी ज्यादा लंबे समय तक चल रही है तो ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर को जरूर दिखाइए ताकि असली वजह पता चल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कभी भी डिओड्रेंट लगाकर ब्रेस्ट कैंसर की जांच क्यों नहीं करवानी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे आम तरह का कैंसर है। ये एक टेस्ट है जो अगर हर महिला करवाती रहे तो टाइम रहते ब्रेस्ट कैंसर से आसानी से निपटा जा सकता है। यह है मैमोग्राम टेस्ट। इस पर आते हैं, पर उससे पहले ब्रेस्ट कैंसर की गंभीरता को समझने के लिए कुछ आंकड़े जान लीजिए। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है जो कैंसर रिसर्च पर काम करती है। इसके हिसाब से साल 2022 में भारत में 14 लाख से भी ज्यादा कैंसर के मामले सामने आए, जिसमें से 1,92,000 केसेस सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के थे। तो 2022 में लगभग 7 लाख महिलाओं को कैंसर हुआ, जिसमें से आप ये समझ लीजिए 26% से ज्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, कैंसर से होने वाली कुल मौतों में ब्रेस्ट कैंसर का भी सबसे ज्यादा योगदान है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 98,000 से ज्यादा महिलाओं की मृत्यु हुई है। पिछले कुछ सालों में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में तेज बढ़त देखी गई है। 2023 में एम्स की एक रिसर्च सामने आई थी। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे।
ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में 30% महिलाओं की उम्र 40 साल से भी कम थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल से और भी जानकारी पता चली। ये आर्टिकल भी इसी रिपोर्ट पर आधारित था। इसके हिसाब से कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने की एक वजह खराब लाइफस्टाइल हो सकता है। डॉक्टर करण ने अपने YouTube शॉर्ट्स में ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी कुछ अफवाहों के बारे में बात की है। एक बहुत बड़ी अफवाह यह है कि अंडर आर्म डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। अंडर आर्म डिओड्रेंट का इस्तेमाल पसीने और शरीर की बदबू को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि यह अफवाह क्यों उठी। कुछ डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं जो शरीर में मौजूद स्वेट डक्ट्स, आसान भाषा में कहें तो पसीना जिनसे निकलता है, उन छेदों को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता। लेकिन लोगों को लगा कि ये कैंसर की वजह से है। लेकिन हाँ, डॉक्टर करण ने एक जरूरी सलाह भी दी है। अगर आप ब्रेस्ट स्क्रीनिंग या फिर मैमोग्राम टेस्ट करवाने के लिए जा रही हैं, तब ब्रेस्ट या उसके आसपास डिओड्रेंट या फिर टैल्कम पाउडर ना लगाइए, क्योंकि ये रिपोर्ट में गड़बड़ पैदा कर सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ब्रेस्ट पर चिपक सकते हैं और स्क्रीनिंग में सफ़ेद कण की तरह नजर आ सकते हैं। ये सफ़ेद कण ब्रेस्ट में मौजूद कैंसर सेल्स की तरह दिखते हैं। अब ये ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने वाले मैमोग्राम टेस्ट क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक ज़बरदस्त टेस्ट है। ज़बरदस्त क्यों? क्योंकि कई बार ये टेस्ट कैंसर महसूस होने से भी पहले उसकी पहचान कर लेता है। आपने कई बार एक्सरे करवाया होगा। इस टेस्ट को भी एक तरह का एक्सरे ही समझ लीजिए। ये एक स्पेशल एक्सरे मशीन से किया जाता है जिसमें अलग अलग एंगल से ब्रेस्ट की जांच की जाती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जब फल थोड़े पुराने हो जाते हैं तो नरम और गूदेदार हो जाते हैं, तब इन्हें खाने से क्या पेट खराब हो सकता है? डाइनिंग टेबल या फिर फ्रिज में रखे फल जब थोड़े से नरम या फिर गूदेदार हो जाते हैं, तब आप उन्हें फेंक देते हैं। यानी जब वो ज्यादा पक जाते हैं तब आप उन्हें खाते नहीं हैं। आपने घर के बड़ों से ये भी सुना होगा कि जो फल पक कर नरम या फिर गूदेदार हो गए हैं उन्हें मत खाओ, वरना पेट खराब हो जाएगा। अब क्या वाकई ऐसा होता है? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। उनका कहना है कि पके और नरम फल खाने से पेट खराब नहीं होता है। हालांकि अगर फल सड़ने लगे तब पेट में इन्फेक्शन, जाहिर सी बातें हो सकता है। पके फल खाने के काफ़ी फायदे भी होते हैं। जैसे पके फलों को पचाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि फलों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स पहले से ही टूटकर सिंपल शुगर में बदल जाते हैं। शरीर को इसे पचाने में आसानी होती है, लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको किसी फल से एलर्जी है तो फिर वो फल ना खाइए। किसी भी चीज़ की अति नुकसानदेह होती है, ऐसे ही फलों के साथ भी है। तो फलों को भी एक लिमिट में ही खाइए, भले ही फल हेल्दी हो। हालांकि पके फल आसानी से पच जाते हैं, लेकिन कुछ फलों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि एवोकाडो। अगर आप हाई फाइबर वाले फल खाना शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे खुराक बढ़ाइए। आपको फूड कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मीट के साथ फल मत खाइए, इससे अचानक पेट में दिक्कत हो सकती है। साथ ही बहुत हैवी खाना खाने के तुरंत बाद फल खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फल अपने आप में एक पूरा मील भी हो सकता है। अगर डायबिटीज़ है तो वो फल खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी इन्हें खाने के बाद एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी, जैसे कि सेब, पपीता वगैरह। अगर किडनी के मरीज हैं तो ज़्यादा पोटेशियम वाले फल ना खाइए और एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही इनका सेवन करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।